ग्रीटिंग्स टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव, इट्स मीनिंग एंड टाइप्स। तो ऑर्गेनाइजेशन एक लैडर की तरह होती है जिसके टॉप में चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और इनको फॉलो करते हैं, इनके अंडर काम करते हैं स्टाफ एजेंसीज और ऑक्सिलरी एजेंसीज। किसी देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की होती है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट होती है चीफ एग्जीक्यूटिव की, और इनको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव तो हमारे कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह जो देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लीड करते हैं या फिर उनके हेड होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है किसी देश का वो एक पिरामिड की तरह होता है, जो कि बेस उसका ब्रॉडर होता है और टॉप से एकदम हमें सिंगल पॉइंट की तरह देखने को मिलता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके द्वारा एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द नेशन। किसी देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है वो अलग अलग लेवल पर हमें देखने को मिलती है, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और रीजनल लेवल। और इसी के साथ जो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर जो सबसे बड़ी पोजीशन होती है, जो टॉप पोजीशन होती है, उनके द्वारा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म की जाती है और उन्हीं को चीफ एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव किसी देश में सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, और इनकी जो प्राइमरी ड्यूटीज होती हैं उसमें जो पॉलिसीज का निर्माण होता है वो इनके द्वारा देखा जाता है, और अच्छे से इम्प्लीमेंट हो ये भी इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। किसी देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव सेंट्रल पोजीशन होती है और यही डिटरमाइन करते हैं देश के गोल्स को, देश के प्लान्स इनके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। जो प्रायोरिटीज होती हैं वो भी इन्हीं के द्वारा फिक्स की जाती हैं। क्रूशियल डिसीजन जो है वो भी इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। देश के जो रिसोर्सेस हैं वो भी इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट भी इनकी इजाज़त के द्वारा होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेट बनाने का ये काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम हो, मिनिमम रिसोर्सेज का सहारा लिया जाए, इस तरीके से गोल को अचीव किया जाए। इस चीज़ का भी ध्यान चीफ एग्जीक्यूटिव के ही द्वारा रखा जाता है। देश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर तो होते ही हैं, साथ ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो वहाँ पर क्वीन या फिर किंग जो है, यहाँ पर किंग लिख लेना साथ में, तो वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। प्रेजेंट टाइम में किंग ही वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, स्विट्जरलैंड में फेडरल काउंसिल होती है चीफ एग्जीक्यूटिव, और यूएस में प्रेसिडेंट होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की तो चीफ एग्जीक्यूटिव के टाइप जो है वो देश की सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर देश में डिक्टेटरशिप वाली सरकार है तो वहां पर डिक्टेटर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। वो पावर में मिलिट्री का सहारा लेके आते हैं और उन्हीं के सहारे के साथ पावर में कंटिन्यूसली रहते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो वहां पर हमें चीफ एग्जीक्यूटिव तीन तरह की अलग अलग सरकारों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंटेरी और कोलिजिएट टाइप। और अगर किसी देश में एब्सोल्यूट मोनार्की है, राजतंत्र है, तो वहां पर राजा या फिर रानी देश के चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं। और क्योंकि आज के समय में मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है पूरे वर्ल्ड के टू थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर रूल करती है, तो जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर मेजरली ये तीन प्रकार के चीफ एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म एज इन द यूएसए। सेकंड है पार्लियामेंटेरी या फिर कैबिनेट फॉर्म एज इन इंडिया एंड यूके। और थर्ड टाइप है कोलिजिएट टाइप ऑफ फॉर्म एज इन स्विट्जरलैंड। तो जो फर्स्ट है प्रेसिडेंशियल एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर मोंटेस्क्यू का जो सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर, उसका सहारा लेके इसकी बात की जाती है। और इसकी ये जो कंसेप्ट है इसकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारिणी शक्तियों का जो इस्तेमाल किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा बिना लेजिस्लेचर के कंट्रोल के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो भी पावर राष्ट्रपति के द्वारा इस्तेमाल हो रही है
उसके प्रति वो देश की लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह नहीं होते। जो देश के राष्ट्रपति हैं और जो देश की कानून बनाने वाली संस्था लेजिस्लेचर है, ये दोनों ही को इक्वल अथॉरिटीज होती हैं, क्योंकि इन दोनों को डायरेक्टली लोगों से मैंडेट जो है वो मिला होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति की पोजीशन होती है, ऐसा माना जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। और ये एब्सोल्युटली फ्री फॉर्म में काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और जो भी इनके द्वारा पावर इस्तेमाल की जाती है, वैसे तो मैक्सिमम पावर इनके द्वारा इंडिपेंडेंटली ही इस्तेमाल की जाती है, मगर देश में जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या फिर ट्रीटीज जब साइन की जाती हैं, तो उस दौरान सेनेट की मंजूरी अनिवार्य होती है। सेनेट मतलब यानी कि इनका लोक हाउस या फिर लोअर हाउस। तो इनको इम्पीच भी किया जा सकता है, यानी कि इनको इनकी पोजीशन से हटाया भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ लेजिस्लेचर। और इनको असिस्ट करते हैं इनके सेक्रेटरीज। और ये जो इनके सेक्रेटरीज होते हैं वो एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट की तरह इनके लिए काम करते हैं, जिनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी इन्हीं के द्वारा होती है और इन्हीं के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। बात करें अगर कैबिनेट की, तो कैबिनेट यूएसए में देश के राष्ट्रपति की विल के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो इनकी चीफ मेरिट होती है वो यही है कि इनको डायरेक्टली लोग चुनते हैं। इनका जो टेन्यूर होता है वो फिक्स होता है 4 साल का। इसीलिए देश की जो पॉलिसीज होती हैं उनमें ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। फॉर्मनेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलती है। और जो प्रेसिडेंट है बिना किसी डर के सक्सेसफुली अपने सारे काम करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लेजिस्लेचर को लायबल नहीं होते, आंसरेबल नहीं होते। इसीलिए ऐसे सिस्टम में स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और यूनिटी ऑफ कंट्रोल भी देखने को मिलता है, क्विक डिसीजन देखने को मिलते हैं, जो कि एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन में रिक्वायर्ड होते हैं। और ये सारा कुछ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अवेलेबल होता है। सेकंड जो है वो है कैबिनेट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया की हो गई या फिर यूके की हो गई, वहां पर हमें चीफ एग्जीक्यूटिव कैबिनेट की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और इनको कई बार दो नाम है, एक तो हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा तो कैबिनेट सिस्टम है ही। तो यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन ये देखने को मिलेगी कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जब हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज्य के मुखिया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जैसे कि हमारे देश में होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यूके में होते हैं उनका किंग या फिर क्वीन, तो वो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो वो होते हैं देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में भी और यूके में भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अब ये जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं इनकी पोजीशन नॉमिनल होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो इनके द्वारा पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली ये सभी पावर का इस्तेमाल करते हैं, सभी प्रिविलेजेस का इस्तेमाल इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मगर अगर हम बात करें रियलिटी की या फिर प्रैक्टिस की, तो एक्चुअल में ये कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एक्चुअल में पावर का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि जो मेजोरिटी पार्टी होती है या फिर कोalition गवर्नमेंट जो होती है, उनको समन भेजती है, हेड ऑफ द स्टेट के द्वारा उनको समन भेजा जाता है। उनको एक तरीके से न्योता दिया जाता है कि आप आओ और अपना दावा पेश करो, यानी कि सरकार बनाओ। और जिनको समन भेजा जाता है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उनके द्वारा उनकी टीम का जो है गठन किया जाता है, यानी कि वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको वो सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और ये सभी कलेक्टिवली लायबल आंसरेबल होते हैं लोअर हाउस के। जो देश का लोअर हाउस होता है लोकसभा हमारे देश में, उसके प्रति ये जवाबदेह हमें देखने को मिलते हैं। और जो भी काम किया जाएगा मिनिस्टर के द्वारा वो मतलब लोकसभा में उसके प्रति जवाबदेह रहेंगे।
और ये सारे मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है, ये तब तक पावर में रहती है जब तक इनके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। जब ये 50% से मेजोरिटी इनके पास कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये जो गवर्नमेंट होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। और रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो हमें पता है कि कैबिनेट होती है, जो कि एक तरीके से प्लूरल होती है, मगर इनके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये एक सिंगल यूनिट की तरह हमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं और देश को ये पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। थर्ड टाइप है कोलिजिएट टाइप ऑफ एग्जेक्टिव। तो अर्लियर टाइम पीरियड में, एंशियंट टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता था कि कोलिजिएट टाइप ऑफ एग्जेक्टिव ज़्यादा फेमस था, जैसे कि एथेंस हो गया, स्पार्टा, रोम, फ्रांस। वहां पर हमें एक व्यक्ति नहीं, मतलब कि व्यक्तियों का समूह, एक से ज्यादा व्यक्ति जो है देश को चलाते थे, एक से ज्यादा व्यक्ति देश की चीफ एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर बैठे होते थे। मगर प्रेजेंट टाइम में हमें सिर्फ स्विट्जरलैंड ही देखने को मिलता है जहां पर मिक्स्ड, प्लूरल या फिर कोलिजिएट टाइप सरकार जो है वो देखने को मिलती है। और ये जो कोलिजिएट टाइप सरकार होती है वहां पर दोनों तरह के फीचर्स होते हैं, पार्लियामेंटेरी भी होते हैं और प्रेसिडेंशियल भी फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पार्लियामेंट्री फीचर इनमें कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे देश में कैबिनेट सिस्टम होता है तो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें कोलिजिएट टाइप में बहुत सारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं देखने को मिलते हैं। तो ये तो फीचर हो गया पार्लियामेंट्री। और दूसरा राष्ट्रपति सिंगल वाला एक रोल जो होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इनके सबसे बड़ी पोजीशन होती है फेडरल काउंसिल की। अब ये जो फेडरल काउंसिल होती है, ये एक व्यक्ति का कोई ग्रुप नहीं होता, इसमें हमें 7 व्यक्ति देखने को मिलते हैं और इनका टेन्योर होता है 4 साल का। फेडरल काउंसिल इज चोजन आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो 4 साल बाद फेडरल काउंसिल का दोबारा से गठन होता है और इनके जो एक मेंबर होंगे बाय रोटेशन उनको जो है चेयरमैन बनाया जाता है। एक तरीके से उनको प्रेसिडेंट जो है वो बोला जाता है, मगर वो किसी भी सेंस में बाकी जो सदस्य हैं उनसे बड़े नहीं होते। एक तरीके से जो मीटिंग्स होती हैं उनको चेयर करने के लिए उनको प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी फैसले होते हैं फेडरल काउंसिल के द्वारा वो यूनानिमसली होते हैं, यानी कि आपसी सहमति से होते हैं और ये एक सिंगल अथॉरिटी की तरह काम करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो जो इनके सपोर्टर हैं उनका मानना ये है कि एक व्यक्ति की बजाय अगर ऐसे कोई बड़ा व्यक्तियों का समूह फैसला लेगा तो उनके अंदर ज्यादा विजडम होती है। ऑन दी अदर हैंड जो इनके क्रिटिक होते हैं उनका मानना ये है कि अगर एक की बजाय 7-7 व्यक्ति, 8-8 व्यक्ति फैसले लेंगे देश के, तो ऐसे में क्या होगा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और कोई भी एक्शन अगर लेना है तो उसमें भी डिले हमें देखने को मिलता है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक वीक गवर्नमेंट हमारे सामने आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।